हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में सीखने वाले हैं रिमेडीज़ फॉर ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन के बारे में हमने सीख लिया था कि किस तरह से एक ऑब्जर्वेशन का एरर टर्म दूसरी ऑब्जर्वेशन के एरर टर्म को इन्फ्लुएंस करता है। उसके कारण जो हमारे जो एस्टिमेशन आता है उसमें प्रॉब्लम होता है, वेरिएंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमारे TF और हमारे काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी रिलायबल या वैलिड नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस ऑटो कोरिलेशन को हमें सही करना है तो इसके लिए कौन से मेथड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे GLS मेथड का यूज करेंगे। किसका मेथड करेंगे? GLS मेथड का यूज करेंगे। और GLS जनरलाइज लिस्ट स्क्वायर मेथड होता है ये। ठीक है, ये कब हम यूज करेंगे? जब हमारे पास जो है वो कोफिशिएंट ऑफ, या इसे रो भी बोलते हैं, आप इसे रो भी बोलेंगे, जैसे RHO। ठीक है, रो बोलेंगे, या इसे कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, जब इसका वैल्यू हमें पता होगा तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिग्रेशन देखना होगा। ठीक है, तो रिग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ YT इज इक्वल टू β1 प्लस β2 और ये XT, ये मैंने पहले ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस की है, और UT है। ठीक है, और UT एरर वाला टर्म जो है वो पिछले वाले एरर टर्म से हम लिंक करता है। ठीक है, और इसका क्या है, इसका जो रिलेशनशिप आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आ रहा है वो रो से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्लस ये हमारा जो प्रेजेंट में रैंडम चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो यहाँ पे ये रो का जो वैल्यू आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन है, अब हमारे पास इसकी इन्फॉर्मेशन है तो फिर हम इजीली इसको ठीक कर सकते हैं। किसको? प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो देखिए इसको इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन इज़ नोन, प्रॉब्लम ऑफ ऑटो कोरिलेशन कैन बी इजीली सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जो पास्ट का जो डाटा था, जो हमारा पास्ट का क्या था, एक टाइम पहले का जो हमारा इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, उसको हम ऐसे लिखेंगे β1 ओके प्लस β2 और t-1 क्या बता रहा है कि एक ऑब्जर्वेशन पीछे की बात कर रहा है। उसी तरह एरर टर्म भी एक ऑब्जर्वेशन पीछे की बात कर रहा है, और इसी ऑब्जर्वेशन से हमारा प्रेजेंट वाला एरर टर्म इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ये 1 कह देता हूँ। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड को। किसको? ये इक्वेशन 2 है, इसको हमें जो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आ गया उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ गया YT-1 आ गया। ठीक है, इसी तरह β1 को भी करेंगे हम। ओके, तो ये आ गया β1 आ गया, प्लस ये जो β2 है तो इस इंटायर टर्म को भी करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया, और β2 ठीक है प्लस XT-1 आ गया। इसी तरह एरर टर्म को भी करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ये रो लिख दिया, और UT-1 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसको, जो कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन हमारे पास आ रहा था। अब आपको क्या करना है, 1 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर देना है इनको। ठीक है, तो इन दोनों को आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, माइनस कर देना है। अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपके पास YT माइनस YT-1 आ गया। ठीक है, ये तो यहाँ पे आ गया, और आगे करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसको करेंगे तो β1, ये इस तरह से आ जाएगा कुछ, β1 आ जाएगा, और 1 माइनस ये रो आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे तो ये β2 आ जाएगा। ठीक, माइनस करने के बाद फिर ये आ जाएगा XT- और ये रो XT-1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ये UT माइनस ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें क्या करना है, इनको अब मैं इसको स्टार में लिख दूंगा। ठीक है, अब ये सारा वैल्यू है, मैं इसको स्टार से डिनोट करूँगा। किससे करूँगा, इसको मैं Y स्टार कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह ये β1 जो हमारा आ रहा है, इसको मैं फिर β1 स्टार से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह β2 स्टार या बीटा सेम ही होगा, और आगे वाला जो हमारा x वाला टर्म आ रहा है XT, इसको भी मैं स्टार से डिनोट कर देता हूँ। प्लस मैं इसको आगे एरर टर्म T-
जो हमारा पास्ट का जो एरर टर्म और कोफिशिएंट था, इसको मैं ई टी लिख देता हूँ। ठीक है, तो ई टी किसके इक्वल है हमारा, ये ई टी हमारा किसके इक्वल आ गया, ई टी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ई टी माइनस हमारा आ गया यू टी माइनस ये हमारा रो और यू टी माइनस 1 जो हमने ऊपर किया था। ठीक है, तो ये कुल मिला के देखिए जो हमने स्टार जो मैंने लगाया हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म वर्जन आ गया, इसका क्या आ गया, ट्रांसफॉर्म वर्जन आ गया। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करोगे कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन को, फिर माइनस कर दोगे तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया ये। इस ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको OLX रन करना है। नाउ रन OLS ऑन ट्रांसफॉर्म क्या कर दिया हमने, ट्रांसफॉर्म मॉडल। ठीक है, तो GLS कुछ भी नहीं है। GLS क्या है, GLS इज़ नथिंग बट OLS अप्लाइड टू द ट्रांसफॉर्म मॉडल। ठीक है, तो ये इट विल नाउ satisfy all classical assumptions। ठीक है, जो क्लासिकल जो भी एजम्पशन थी उन सबको ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये हमारे पास अगर ये दिया गया, देखिए आप ई-व्यू अगर आप रन करते हैं तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। आपको सीधा आपको इक्वेशन क्यूब की इक्वेशन आपको एस्टिमेशन में जाना है और ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, तो बिल्कुल आपका मॉडल बिल्कुल सीधा आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर ली आपने। अब देखिए, अब ऐसी कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि जहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये रो वैल्यू नहीं होती, या कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन की वैल्यू हमारे पास नहीं होती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें अलग अलग मेथड है। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसमें एक मेथड है फर्स्ट डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसके थ्रू हम इसको कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि जो सिंस ये जो इसका वैल्यू है हमारा कोफिशिएंट ऑफ हमारा ये ऑटो कोरिलेशन है, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, संभव बिटवीन क्या हो सकता है, 0 एंड +-1, इन्हीं के बीच में रहता है इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन आ जाती है। ठीक है, जब अगर रो का वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब कोई भी सीरियल कोरिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर ये +-1 में आ जाता है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अगर जैसे +1 में वैल्यू आ रहा है तो ये परफेक्ट पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन आ जाता है। ठीक है, और नेगेटिव में आ जाता है तो ये परफेक्ट नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, अगर ये 0 आता है तो नथिंग। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि फर्स्ट डिफरेंस मेथड से हमको इसको कैसे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस मेथड से हम क्या करेंगे, जैसे मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि इक्वेशन जो हमारे पास है, जो ऑलरेडी हमारे पास दिया गया था, कौन सा दिया गया था, ये दिया गया था हमारे पास, इसको हम करेंगे, दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। तो पास्ट का वैल्यू भी, अभी का वैल्यू भी। ठीक है, तो इसको पास्ट और अभी का वैल्यू करेंगे हम माइनस, तो जैसे मैं सीधा ही लिख रहा हूँ इसको, y माइनस वाई टी माइनस 1 हो गया। ठीक है, और इसी तरह β2 लिखेंगे, क्योंकि β1 तो अपने आप ही कैंसिल हो गया ना, क्योंकि पास्ट में भी वही था, सेम अभी भी वही है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, β2 को कर देंगे xt माइनस 1 हो गया। ठीक है, और इसी तरह एरर टर्म को भी कर देंगे ut माइनस 1। ठीक है, हमने डिफरेंस ले लिया, एक सीरीज़ पीछे का डिफरेंस ले लिया हमने सारा ही। ठीक है, अब इसको करेंगे तो ये क्या हो गया, yt माइनस 1 हो गया, तो चेंज इन y कहते हैं इसको। ठीक है, चेंज इन y कह देंगे, इक्वल टू आगे β2 वैसे ही रहेगा और आगे आ जाएगा चेंज इन xt आ गया। ठीक है, और प्लस इसको सारे इस टर्म को हम इसको ऐसे लिख देंगे, एरर टर्म को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें रिग्रेशन रन करेंगे। अब आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि ये जो है बिल्कुल ओरिजिन के थ्रू आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें हम इंटरसेप्ट टर्म नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो रिग्रेशन थ्रू ओरिजिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें हो जाती है। अब हमें ये देखना है कि हमें फर्स्ट डिफरेंस का यूज कहाँ करना है। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास जो है वो ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है, अगर आप
आपके पास इसका वैल्यू ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट का 0.8 और इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे ग्रेटर आ रहा है, तो उस केस में लेते हैं। और दूसरा हमारे पास ऐसा भी फॉर्मूला कि इन केस आर स्क्वायर वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन डी वैल्यू। अगर आर स्क्वायर का वैल्यू डी वैल्यू से ग्रेटर है तो आप फर्स्ट डिफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस ले लेंगे तो आपका क्या होगा, फिर आपका इक्वेशन आएगा। ठीक है, आपका जो भी सीरीज़ आएगा फिर वो ऑटो कोरिलेशन से छूट जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, अगर हम इसमें इंटरसेप्ट भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इस केस में क्या होगा कि हमें एक ट्रेंड लाइन भी पता लग जाती है। तो वो सारी चीज़ें अभी टाइम सीरीज़ में आएगी तो उस पर ध्यान नहीं देना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि जैसे भी हमारा नया जो आएगा, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ कि चेंज इन वाई, ठीक है, वाई टी इक्वल टू कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है 0.65। ठीक है, ये का कोई एग्जांपल है तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये मैं ऐसे ही आपको समझने के लिए कह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो देखिए जब आपके इस फॉर्म में आएगा, डिफरेंस फॉर्म में आपका जो भी आएगा तो इसका डी वैल्यू होगा, तो डी वैल्यू समवेयर कितना 2 के आसपास आएगा। जब डी वैल्यू समवेयर 2 के आसपास आएगा तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया, ऑटो कोरिलेशन नहीं रहा। ऑटो कोरिलेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं ये सारी चीज़ें करके, और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है ये। ठीक है, अब मैं एक और मेथड की बात करता हूँ कि अब कई बार क्या होता है कि हमारे पास पी वैल्यू नहीं होता है, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन नहीं होता, तो इस केस में एक और कि एस्टिमेटिंग कोफिशिएंट फ्रॉम रेजिजुअल। ठीक है, हम रेजिजुअल से भी इसका, ठीक है, अब रेजिजुअल से भी हम इसको रन कर सकते हैं। तो रेजिजुअल में क्या करेंगे, पहले ये हम एरर टर्म कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम एक पास्ट का एरर टर्म है उसके साथ इसको रिग्रेस कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम ये रिग्रेशन रन करेंगे, हम किस पे, एरर टर्म को, प्रेजेंट के एरर टर्म को पास्ट से एरर टर्म से रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है, जब आपके पास जो है ये कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू आ गया तो इसके बाद आप क्या कहें, GLS मेथड को फिर से फॉलो कर सकते हैं जो मैंने सबसे पहले आपको अभी बताया। ठीक है, तो आप ये सारा फॉलो करेंगे तो उससे फिर आपका ऑटो कोरिलेशन से आप रीड छुटकारा पा पाएंगे। ठीक है, जो आपका आएगा फिर उसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं होगा, वो उस केस में आपके TF एंड जो काई स्क्वायर वाले टेस्ट होंगे वो वैलिड्स हो जाएंगे। ठीक है, वो उन वैलिड हो जाएंगे, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होंगे। ठीक है, मेथड और भी हैं पर मैंने जो मेन मेथड से वो मैंने आपको बता दिया। जब आपके पास जो है, आपके पास कोफिशिएंट ऑफ ऑटो कोरिलेशन आपको पता है तो आपको ये GLS वाला मेथड यूज करना है। जब नहीं पता है तो आप फर्स्ट डिफरेंस मेथड से भी कर सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस मेथड आपके पास नहीं आ रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, दूसरे केस में आप P वैल्यू को रेजिजुअल से भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड हैं। ठीक है, इनको आगे भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, थैंक्स फॉर